नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मेरी माँ एक बड़े घर में काम करती थी और मैं भी कई बार उनके साथ चली जाया करती थी। उस घर की मालकिन स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन उनका छोटा भाई विपुल मुझे हमेशा ऐसे महसूस कराता था। उसकी नज़र और व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे मैं उससे दूर ही रहना चाहती थी। जब भी वह आसपास होता मेरे मन में एक अजीब सा डर भर जाता था। वह शहर के एक पुराने और संपन्न परिवार से था और अपने घर में किसी की बात सुनने का आदी नहीं था। मैंने जब से माँ के साथ उस घर में काम करना शुरू किया था तभी से महसूस कर लिया था कि विपुल अक्सर मुझे ही ध्यान से देखता रहता है। मैं कोशिश करती कि उसका सामना न करना पड़े, लेकिन जाने क्यों वह अक्सर वहीं आ जाता जहाँ मैं काम कर रही होती। मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट तब होती जब मालकिन मुझे उसके कमरे की सफाई करने के लिए कहती। एक बार जब मैं पहली बार उसके कमरे में सफाई करने गई तो उसने ऐसा माहौल बना रखा था जिससे मैं तुरंत ऐसे हो गई। मैं दरवाजे के पास से रुक गई और नज़रें झुका ली। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि सफाई करनी है तो अंदर आओ। मैं चुपचाप काम करने लगी। तब भी उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि दरवाज़ा बंद करो और काम पर ध्यान दो। उसके बोलने का तरीका इतना कठोर था कि मैं घबरा गई और वहाँ से निकलकर सीधे माँ के पास पहुँच गई। माँ ने मेरी हालत देखी तो कारण पूछा। मैंने कहा कि मुझे विपुल के कमरे में जाने से डर लगता है और मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती। माँ ने मुझे समझाया और कहा कि मैं दूसरे काम कर लिया करूँ, उसके कमरे की सफाई वे खुद कर देंगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मैं रसोई में बर्तन धो रही थी कि तभी विपुल वहाँ आ गया। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गिलास लेते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि मैं उसके कमरे की सफाई करने क्यों नहीं आती। मैं डर गई और उससे हाथ छुड़ाने को कहा। उसने मेरा हाथ छोड़ तो दिया, लेकिन जाते जाते कह गया कि उसकी बात टालना मुझे भारी पड़ सकता है। उसकी बात सुनकर मैं और भी घबरा गई। अगले दिन भी मैं उसके कमरे में नहीं गई। मुझे लगा कि बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसी दिन मैं काम कर रही थी कि अचानक माँ की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई बाहर आई तो देखा माँ सीढ़ियों के पास गिरी हुई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। मैं माँ की हालत देखकर टूट गई थी। मालकिन ने इलाज का पूरा खर्चा उठाया और घर के खर्च के लिए भी मदद की। कुछ दिन बाद माँ ने मुझसे कहा कि मुझे फिर से काम पर जाना होगा, क्योंकि मालकिन ने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया था। माँ की बात सही थी, इसलिए मैं वापस काम पर चली गई। मालकिन ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो उन्हें बताऊं। उस दिन मैं काम करते हुए जब विपुल के कमरे में पहुंची तो वह वहाँ नहीं था। मैंने रात की सांस ली और जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। बिस्तर ठीक करते समय मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे मुझे हैरानी हुई। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाई कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर पीछे मुड़ी तो विपुल था। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके सामान में क्या ढूंढ रही थी। मैंने डरते हुए कहा कि मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैंने जो भी देखा है उसके बारे में किसी से कुछ न कहूँ। मैं वैसे भी किसी से कुछ कहने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। इसके बाद वह सामान्य होने का दिखावा करते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गया और मुझे काम करने को कहा। मैंने जल्दी जल्दी सफाई पूरी की और बाहर जाने लगी। तभी उसने मुझे रोक लिया और कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए आदेश देने लगा। उसके व्यवहार में ऐसा अहंकार था जैसे वह दूसरों को सिर्फ आदेश देने के लिए ही बना हो। मैं बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप काम करके वहाँ से निकल गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसने फिर मुझे अपने कुछ निजी काम करने के लिए कहा। जब मैंने मना किया तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह मेरे पास आया और बोला कि उसे अपनी बात टालना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसने मुझे याद दिलाया कि कुछ दिन पहले भी मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। उसकी बातों से मुझे लगा जैसे वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। उसने ऐसी बातें कही जिनसे मुझे एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को दबाने में विश्वास रखता है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। मैंने उसे साफ कहा कि किसी को परेशान करके या डराकर अपनी बात मनवाना गलत है, लेकिन उससे जैसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं वहाँ से निकल आई, पर पूरे रास्ते मेरा मन शांत रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे डर था कि कहीं वह हमारे लिए कोई नई परेशानी न खड़ी कर दे। अगले दिन मैं बहुत घबराहट के साथ काम पर पहुंची, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। मुझे थोड़ा सुकून मिला। शाम के समय मालकिन ने बताया कि उन्हें एक ज़रूरी कार्यक्रम में बाहर जाना है और वे अगले दिन लौटेंगी। उन्होंने विपुल को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनकर मेरे मन में फिर बेचैनी बढ़ गई। मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके घर जाने की सोच रही थी कि तभी विपुल ने कहा कि वह मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहता है। मैंने विनम्रता से कहा कि घर पर मेरी माँ अकेली है और मुझे जल्दी लौटना है, लेकिन मालकिन ने मुझसे अनुरोध किया
कि मैं खाना बनाकर चली जाऊं। उनकी बात टालना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। रसोई में काम करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार समय पर जा रहा था। माँ घर पर अकेली थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द काम पूरा करके घर पहुंच जाऊं, लेकिन विपुल ने खाने की इतनी लंबी सूची बता दी थी कि सब तैयार करने में काफ़ी समय लग गया। जब तक मैं काम निपटा पाई तब तक शाम के रात में बदलने लगी थी। मैंने सारा खाना मेज पर सजा दिया और राहत की सांसें लेते हुए बाहर निकलने लगी। उस समय घर का माहौल मुझे कुछ अलग सा लगा। आमतौर पर इधर उधर काम करने वाले लोग दिखाई देते थे, लेकिन उस वक्त आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से मुख्य दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पहले मुझे लगा शायद मैं ठीक से नहीं खोल पा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद समझ आ गया कि दरवाज़ा बंद किया गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विपुल आराम से खाने की मेज पर बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। मैंने घबराकर उससे कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। उसने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे और बेचैनी होने लगी। मैंने फिर कहा कि मुझे घर जाना है, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती रही, जबकि वह मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं बहुत कठिन स्थिति में फंस गई हूँ। मैंने उससे विनती की कि मुझे जाने दे। उसने कहा कि पहले कुछ काम पूरे कर दो, फिर वह मुझे जाने देगा। मेरे पास उस समय बहस करने की ताकत नहीं थी, मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहती थी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके कई काम निपटाने शुरू कर दिए। समय बीतता जा रहा था और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो मैंने फिर उससे चाबी मांगी। उसने कहा कि घबराओ मत, तुम्हें चाबी मिल जाएगी। लेकिन उसके व्यवहार से मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। आखिरकार मुझे उसके कमरे तक जाना पड़ा, क्योंकि चाबी उसी के पास थी। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उससे घर जाने की अनुमति मांगने लगी। उस समय मेरी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ माँ की चिंता, लेकिन उसे मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने फिर मुझे कुछ और कामों में उलझाने की कोशिश की। मैं चुपचाप सब करती रही, क्योंकि मुझे किसी तरह वहाँ से निकलना था। उस रात मेरे लिए हर मिनट बहुत भारी था। मुझे लग रहा था कि मेरी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। मैं खुद को बेहद ऐसा ही महसूस कर रही थी। फिर ऐसी परिस्थिति बनी जिन्होंने मेरे मन और जीवन पर गहरा असर छोड़ा। उस रात मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ जिसने मेरा विश्वास, मेरी खुशी और मेरा सुकून छीन लिया। उस घटना का दर्द शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। जब बहुत देर बाद मुझे वहाँ से जाने दिया गया तो मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मन में केवल एक ही भावना थी, निराशा। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। मैं सड़क पर चलती रही, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपने दुख और टूटन से भागना चाहती थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खोली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सिर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और शरीर में दर्द था। सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और उनके हाथ साथ एक युवक भी था। बाद में मुझे पता चला कि गाड़ी उन्हीं लोगों की थी। उन्होंने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया था और मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर मुझसे मेरा नाम और घर का पता पूछ रहे थे, लेकिन उस समय मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने अपनी पहचान छिपा ली। मैं अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो शायद दर्द भी पीछे छूट जाएगा। वह बुजुर्ग महिला बहुत दयालु थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे मुझे अपने घर ले गई। उनका नाम सब लोग आदर से लेते थे और उनका बेटा हार्दिक एक डॉक्टर था। उन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह अपनाया। पहली बार मुझे लगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अस्पताल से घर आने के बाद मेरी जिंदगी एक बिल्कुल नई मोड़ पर आ गई थी। आंटी और हार्दिक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। शुरू में मुझे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं उन्हें मेरे बारे में सच्चाई न पता चल जाए, लेकिन धीरे धीरे उनका अपनापन मेरे मन के डर को थोड़ा कम करने लगा। फिर भी मैं अपने अतीत को दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा कर रखती थी। मैंने सबको यही बताया था कि मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं है। आंटी मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उदास दिखती तो वे तुरंत मेरे पास आकर बैठ जाती और मेरा हाल चाल पूछती। दूसरी तरफ हार्दिक बहुत समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। वह लोगों के मन की परेशानियां समझने का काम करता था, इसलिए शायद मेरी खामोशी को भी पढ़ लेता था। कई बार वह मुझसे कहता कि मुझे अपने बीते हुए जीवन को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका मानना था कि इंसान अपने अतीत से हमेशा भाग नहीं सकता, लेकिन मैं हर बार बात टाल देती थी। मैं जानती थी कि मुझे सब कुछ याद है, मैं सिर्फ उस दर्द को दोबारा जीना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैं घर के छोटे बड़े काम संभालने लगी। खाना बनाना, सफाई करना, आंटी का ध्यान रखना, सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। आंटी अक्सर कहती कि मेरे आने के बाद घर में फिर से रौनक लौट आई है। उनकी बातें सुनकर मुझे खुशी भी होती थी और अपराध बोध भी, क्योंकि मैं उनसे सच छिपा रही थी।
देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस दौरान हार्दिक और मेरे बीच एक गहरा विश्वास बन गया था। वह मेरी हर बात का ख्याल रखता था। अगर मैं उदास होती तो बिना पूछे समझ जाता कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। उसकी मौजूदगी में मुझे सुरक्षा का एहसास देती थी। शायद इसी वजह से मैं धीरे धीरे उससे जुड़ने लगी थी। एक दिन आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि मैं हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाऊं। पहले तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे मेरी शादी हार्दिक से करना चाहती हैं। ये सुनकर मैं एकदम चुप हो गई। मेरे मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ हो। जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी वही मेरे सामने खड़ी थी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए ऐसा फैसला नहीं कर सकती। आंटी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गई थी कि यह बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद हार्दिक खुद मेरे पास आया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने बताया कि शादी की बात है उसी ने सबसे पहले अपनी माँ से की थी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है। शायद पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसा व्यक्ति मिला था जो मुझे सम्मान देता था, मेरी भावनाओं की कदर करता था और मेरे चेहरे की उदासी तक समझ लेता था। लेकिन इस वजह से मैं उससे झूठ बोलकर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। हार्दिक ने जवाब दिया कि उसे मेरे अतीत से ज़्यादा मेरे वर्तमान पर भरोसा है। उसके बाद सुनकर मेरे मन का बांध टूट गया। मैं अब और सच छिपा नहीं सकती थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने बताया कि मुझे अपनी पहचान याद है। मैंने बताया कि मैं क्यों अपने पुराने जीवन से दूर भागी थी। मैंने उसे अपने संघर्षों, अपने दर्द और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं रोती रही और वह चुपचाप सुनता रहा। जब मेरी बात खत्म हुई तो वह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब सब खत्म हो चुका है। मैंने सोचा कि वह भी मुझसे उसी नज़र से देखेगा जैसे दुनिया अक्सर ऐसे लोगों को देखती है जिन्होंने जीवन में बहुत दर्द झेला हो। मैं अपने कमरे में गई और अपना सामान समेटने लगी। मुझे लगा कि अब इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। आंटी मेरे कमरे में आई। उन्होंने आते ही मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा दुख अकेले नहीं सहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके साथ हुए अन्याय से नहीं होती, बल्कि उसके साथ से होती है। उनकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद हार्दिक भी वहाँ आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी। उसने कहा कि उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। उसने कहा कि जो गलत हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरे साथ भविष्य बनाना चाहता है, अतीत का बोझ नहीं ढोना चाहता। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उसमें अपनापन भरपूर था। हार्दिक ने मुझे हमेशा सम्मान दिया। उसने कभी मेरे बीते हुए समय को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। आंटी भी मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी। धीरे धीरे मेरे जीवन में खुशियाँ लौटने लगी। कई सालों बाद पहली बार मैं खुलकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने अपनी माँ से भी मुलाकात की। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें यही बताया गया कि हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी और फिर मुझे अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मेरी मदद की। माँ ने भी अपने जीवन को संभाल लिया था। उन्हें सुरक्षित और खुश देखकर मेरे मन का एक बड़ा बोझ उतर गया। शादी के बाद मेरी जिंदगी शांत और सुखद हो गई थी। हार्दिक का साथ मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिन दौर भी आया था। आंटी का स्नेह, घर का अपनापन और सम्मान से भरा माहौल धीरे धीरे मेरे पुराने गांव को भरने लगा था। मैं पहले की तरह हर समय डरी हुई नहीं रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद जीवन ने आखिरकार मुझे भी मुस्कुराने का एक कारण दे दिया है। समय बीतता गया और मैं अपने नए परिवार के साथ खुश रहने लगी। अक्सर शाम को मैं हार्दिक के क्लिनिक में चाय लेकर चली जाती थी। यह हमारी छोटी सी आदत बन गई थी। हम कुछ देर साथ बैठते, दिन भर की बातें करते और फिर घर लौट आते। एक शाम भी मैं हमेशा की तरह चाय लेकर क्लिनिक पहुंची, लेकिन उस दिन जैसे मैं कमरे के पास पहुंची, अंदर से आती एक आवाज़ सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वह आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं थी। कई साल बीत जाने के बाद भी मैं उसे पहचान सकती थी। मेरे शरीर में एक सिरन दौड़ गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई और अंदर की बातचीत सुनने लगी। व्यक्ति भारी आवाज़ में कह रहा था कि वह अपने अतीत की एक गलती को भूल नहीं पा रहा है। उसने स्वीकार किया कि कभी उसके अहंकार और गलत फैसलों ने किसी की जिंदगी को गहरा दुख पहुंचाया था। उस समय उसे अपनी शक्ति और प्रभाव पर बहुत घमंड था, लेकिन बाद में उसे अपने किए का परिणाम समझ आया। वह कह रहा था कि बीते हुए वर्षों में उसने चैन से जीवन नहीं जिया। उसके परिवार में कई बदलाव आए, रिश्ते बिखर गए और वह खुद अकेला पड़ता चला गया। अब उसे हर समय अपने पुराने कर्म याद आते हैं। उसकी बातों में पछतावा साफ झलक रहा था। हार्दिक उसे समझा रहा था कि इंसान को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था कि उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उसे कभी उस लड़की से माफ़ी मांगने का अवसर नहीं मिला जिससे उसने तकलीफ दी थी। वह कह रहा था कि अगर कभी उसे मौका मिला तो वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी मैं सब सुन रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह विपुल ही था।
वही विपुल जिसने बचने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बदल दिया था। मेरे मन में कई भावनाएं एक साथ उठने लगी। एक तरफ पुराने दर्द की यादें थी, दूसरी तरफ यह एहसास भी था कि मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति को कभी अपने प्रभाव और ताकत पर घमंड था, आज वही अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर बिना किसी आवाज़ के वापस मुड़ गई। मैंने कमरे में जाकर किसी को सामना नहीं किया। मुझे लगा कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो उत्तर मुझे चाहिए था शायद से मैंने पहले ही दे दिए हैं। उस रात में बहुत देर तक सोचते रही। कभी मैं चाहती थी कि विपुल अपने किए की सजा पाए, लेकिन अब जब मैंने उसे टूटे हुए मन से पछताते सुना तो मुझे समझ आया कि जीवन ने उसका हिसाब अपने तरीके से कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसके किए को सही मानती थी या उसे भूल गई थी। कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो पूरी तरह कभी नहीं भरते, लेकिन मैंने यह जरूर महसूस किया कि मैं अब उस दर्द की कैदी नहीं रही। अगले दिन हार्दिक ने मुझसे पूछा कि मैं कुछ परेशान सी क्यों हूँ। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं जानती थी कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब मेरा वर्तमान है, न कि अतीत। मेरे पास एक परिवार था जो मुझसे प्यार करता था, एक पति था जो मेरा सम्मान करता था, और एक नई जिंदगी थी जिसे मैंने बहुत संघर्ष के बाद पाया था। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बीते हुए दुख को अपने आने वाली खुशियों पर हावी नहीं होने दूंगी। जहाँ तक विपुल की बात थी, उसके लिए मेरे मन में न बदलने की आग बची थी और न ही कोई अपनापन। मैंने बस उसे अपने अतीत का एक बंधन दया मान लिया। शायद कुछ गलतियों की माफ़ी शब्दों से नहीं मिलती, बल्कि इंसान पूरी ज़िंदगी उनका भार उठाकर जीता है, और शायद यही उसके हिस्से का सबसे बड़ा दंड था। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे समझ आ गया था कि सच्ची बात जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए जीवन को फिर से संवारने में होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट कर